नमस्कार, हौसलों की उड़ान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं सिरसा से सांसद और पहली बार सांसद चुनी गई हैं सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच प्रांजलि। और ये सवाल हम सबसे ले रहे हैं, जब संसद में पहला कदम आपका पड़ा, कैसा लगा आपको? और अब तो आपने कई कदम वहाँ पर पार भी कर लिए, कई स्पीच हमने आपकी सुन ली, कैसा लगा? जी देखिए, जैसे ही मैंने पहला कदम वहाँ पे रखा तो मुझे एकदम से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी याद आए कि जिस तरह से उन्होंने जब अपना पहला कदम वहाँ पे रखा था तो उन्होंने उस धरा को, उस सीढ़ी को जो है वो नतमस्तक हुए थे, नमन किया था। तो उसी तरह से ही मैंने भी सबसे पहले उसको नमन किया कि ये अब जो है वो मेरी कर्म भूमि है, मेरा कर्म क्षेत्र है। तो सबसे पहले मैंने उसको नमन किया और बहुत बहुत परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दिया और सभी हमारे जितने भी मतदाता हैं उन सबको, हमारे वरिष्ठ नेताओं को, उन सबको जो है वो धन्यवाद किया और इसके साथ ही उसमें एंटर किया संसद भवन में। जान के हैरानी नहीं होगी आपको, सुनीता जी एक ऐसे प्रोफेशन से आई हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि राजनीति के लिए बहुत कुछ त्याग कर दिया आपने। नहीं, त्याग की बात नहीं है प्रांजलि, ये ऐसा लगता है कि कुछ जो है आपके लिए प्रकृति जो है वो कुछ तय करके रखती है कि आपको क्या करना है। तो मुझे लगता है कि ये भी शायद प्रकृति ने तय करके रखा था कि नौकरी के बाद जो है वो पब्लिक सेवा में आना है और राजनीति में आना है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से आपको बहुत कुछ करने को मिलता है। पॉलिसी, जहाँ से पॉलिसी बनती हैं, ये वो बड़ी पंचायत है, तो वो एक लोकतंत्र का मंदिर है। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर कोई दिल से, ईमानदारी से, सेवा के भाव से अगर कोई चाहे किसी के लिए कुछ करना, तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। शुरुआत कैसे हुई सुनीता जी? आप हरियाणा से बिलोंग करती हैं और एक छोटा मोटा ये सफ़र नहीं है, और आज आप देखिए आप सांसद बन चुकी हैं, बहुत सारी उम्मीद आपके क्षेत्र के लोगों से आपको है। राजनीति में कैसे आप आ गई? देखिए, मैंने आपको बताया कि मेरा बहुत जो है वो इसमें इंटरेस्ट था, सोशल एक्टिविटीज़ में, चैरिटेबल जो है इंस्टीट्यूशन से मैं जुड़ी हुई थी। रामकिशन मिशन है एक, तो चंडीगढ़ पंचकुला साइड में जब मेरी पोस्टिंग थी तो वहाँ पर 15 सेक्टर में एक रामकिशन मिशन है, तो उस मिशन से मैं जुड़ी और उस मिशन से जुड़ के मैंने बहुत से ऐसे काम किए, जैसे उनके जो प्रोग्राम होते थे चैरिटी के, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं। अडल्ट एजुकेशन में मैंने बहुत काम किया, वहाँ पे जो सैटरडे संडे मुझे फ्री मिलता था अपने ऑफिस से, तो उसमें जाके मैं वहाँ पर एक आज़ाद नगर करके एक जगह है, तो वहाँ पर एडल्ट एजुकेशन मैंने, मुझे लगता था कि कैसे इतने उम्र की जो महिलाएं हैं वो कैसे सीख सकती हैं। लेकिन बहुत खुशी हुई कि जब वो 3, 4, 5 महीनों के अंदर अंदर वो प्लस माइनस करना, जोड़ घटा करना सीख गई और वो जो है वो थोड़ा वाक्य लिखना सीख गई, अपने सिग्नेचर करना सीख गई। बहुत अच्छा लगा और वो भी इतनी खुश होती थी कि दीदी आ गई करके, तो बहुत अच्छा लगता था। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब किसी के आप चेहरे पे जो है वो मुस्कान लेकर आ सको, तो मुझे सोल सेटिस्फैक्शन होती है, उससे मेरी आत्मा की संतुष्टि होती है। तो यही भाव मुझे लगता है कि शायद प्रकृति ने बड़ा नज़दीक से इस बात को महसूस किया कि इसकी जगह जो है वो राजनीति में है, तो वो उस तरह से ही सब कुछ बनता चला गया। और 2014 में जो है मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर, एक मैं और छोटा सा किस्सा आपको बताती हूँ कि बहुत पहले जब मैं इनकम टैक्स में थी, तो एट दैट टाइम जो जी न्यूज़ वाले हैं उनकी फैमिली में कोई मैरिज थी, उमराव के नाम से दिल्ली में एक बैंकेट है उसमें, तो उसमें मेरा परिवार भी और मैं भी आमंत्रित थे और उसमें ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो भी वहाँ पर आए हुए थे। तो उस समय उनके काम की धूम चारों तरफ थी, पूरे भारतवर्ष में थी कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी जो हैं वो अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगे हैं। और वो फंक्शन ख़त्म करके वो जा रहे थे ऐसे ही, और मैं और मेरे मदर हम लोग भी ऐसे जा रहे थे, तो मेरे मम्मी ने कहा कि देखो मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं। और हम लोग एकदम से वापस मुड़ के आए और हमने उनको विश किया और उन्होंने इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया जैसे पता नहीं कितने समय से हमें जानते हैं। बड़ा अच्छा लगा कि कोई जो है इस तरह से भी, क्योंकि राजनीति का आप समझ सकते हो कि उस समय जिस तरह का राजनीति के बारे में लोगों की मानसिकता थी, तब तक आप पॉलिटिक्स में नहीं थी? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इनकम टैक्स में थी, ऑफिसर थी और बड़ा अच्छे से, और सोचा था आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था, कभी दिमाग में भी नहीं था। तो और बड़े अच्छे से उनसे जो है उन्होंने विश किया, कहते हैं हाँ कैसे हो आप? हमने कहा कि जी बहुत अच्छे, और करके हम लोग चले गए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसी ही कोई प्रभु की इच्छा रही और धीरे धीरे हम लोग राजनीति में प्रवेश कर गए।
इतना पॉजिटिव वे में आप मुझे बता रही हैं, मुझे लगता है कि चाहे जितनी महिलाएं हों, लड़कियां हों या फिर आज के जो युवा हैं जी, तो वो जब आपको सुन रहे होंगे तो वो उस सवाल से बचेंगे कि राजनीति में प्रवेश करना मतलब पता नहीं क्या रिस्की है या फिर करना भी चाहिए या नहीं। आपने एक बार भी सोचा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पर थी, आप एक अच्छे जॉब, आपकी प्रोफाइलिंग बहुत अच्छी थी, तो आपने कैसे मैम आपको लगा कि नहीं नहीं ले लेते हैं रिस्क? नहीं क्या है ना प्रांजलि के इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि रिस्क तो था, क्योंकि एक आपके पास एक ऐसी जॉब है जिसमें 60 इयर्स तक जो है आप आराम से नौकरी कर सकते हो और उसमें आपकी फर्दर प्रमोशंस हैं, आप और जो है अच्छी ऊंचे पद पर जाते हैं और ऊंचे पद पर जाते हैं धीरे धीरे। और अभी 15 साल की नौकरी मेरी बाकी थी, लेकिन ये भी है कि आपको अगर कुछ करना है तो कुछ त्याग तो करना पड़ता ही है। तो और दूसरी बात ये है कि मुझे मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सहयोग मिला। मेरे पति जो हैं वो IPS ऑफिसर हैं और जो मेरे परिवार में है मेरे बहन भाई और सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि हम आपके साथ हैं और आप जो है इस क्षेत्र में उतरिए। तो इसलिए रिस्क भी लिया और क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाले को ये मंजूर था तो ये रिस्क पूरा भी हुआ। हरियाणा एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप भले ही सिरसा को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन आपको पता है कि एक वक्त था जब केवल नेगेटिव चीज़ों में हरियाणा की गिनती होती थी, लेकिन आज देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं पिछली पिछले टर्म में हमने इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। आप अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या करने के लिए सोच रही हैं और क्या प्लानिंग आपने की है अब तक? देखिए ऐसा है कि समय जो है वो बदलता रहता है। आज के समय में जैसे अगर मैं बात करूं तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन जो है वो बहुत क्लियर होता है, वो एक एम लेके चलते हैं। जैसे मैं बात करूं कि उनके माइंड में ये बात थी कि हमारी बेटियों के जो हालात हैं उसको हमें कैसे सुधार करना है, तो उन्होंने पानीपत से हरियाणा की धरती से ये शुरुआत की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये धीरे धीरे इतनी सक्सेसफुल हुई कि हमारे हरियाणा में जो रेशो था वो आप ये देखिए कि 885 के करीब था और आज की तारीख में हम देखें तो वो 945 के आसपास पहुंच गया है। तो इतना फ़र्क जो है इस चीज़ से पड़ा है क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर अगर कोई एक ऊंचे ओहदे पर अगर कोई इंसान है वो अगर इस तरह की कोई चीज़ करता है तो जनमानस में उस बात का बहुत प्रभाव होता है। और इसी तरह से आप बात करें अगर देखिए कि जो है 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के लिए जो अभियान शुरू किया, तो आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर जो है वो स्वच्छता अभियान है। और अभी आप देखिए कि हमारे स्पीकर साहब ने भी संसद के अंदर पूरा सफाई अभियान चलाया और सभी सांसदों को उसके लिए प्रेरित किया और सभी ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। तो जो चीज़ें ऊपर होती हैं वही नीचे ट्रैवल करती हैं। एक अवेयरनेस करने की ज़रूरत होती है, एक मैसेज देने की होती है, एक सिम्बॉलिक कि हम कर रहे हैं तो सबको लगता है कि अगर ये लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से ही अगर जो है परिवर्तन राजनीति के अंदर आ रहा है और लोग जो हैं, बच्चियां जो हैं, बेटियां, महिलाएं अब बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। बात करते हैं अगर हम हरियाणा में देखें तो चाहे हम पंचायत की बात करें, चाहे हम जिला परिषद की बात करें, चाहे हम ब्लॉक समिति की बात करें, महिलाएं वहाँ पर चेयरमैन हैं, महिलाएं वहाँ पर मेंबर्स हैं। हम बात करते हैं 33% की, 42% से भी ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो आजकल जो हैं अपनी अपनी जगह पर, चाहे वो सरपंचीज़ हैं, चाहे वो चेयरमैन हैं, वो सभी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। सुनीता जी, मैं अब उस क्षण की तरफ आती हूँ जब आपने शपथ लिया, जब आपने कहा मैं श्रीमती सुनीता दुग्गल। वो पल कैसा था? क्योंकि देखिए आप राजनीति में तो थी लेकिन संसद के गलियारों से दूर थी। जब आप स्पीकर जब सामने थे, आपने ओथ लिया, कैसा लगा उसको? बहुत अच्छा लगा और मेरा मन था कि मुझे संस्कृत भाषा से बहुत लगाव है, तो मेरी इच्छा थी कि मैं संस्कृत में शपथ लूं और मैंने संस्कृत में शपथ ली और वो उसको बड़ा ज़बरदस्त एप्रिसिएशन मिला। अभी देखिए कि कल भी जो है हमारे जो संस्कृत भारती है, उन्होंने जितने भी संस्कृत में हमारे सांसदों ने जो है शपथ ली थी उन सबको ऑनर किया। और आज भी जो है हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम है और इसके साथ साथ हमारा विश्व हिंदू परिषद वो भी सभी सांसदों को आमंत्रित करके सभी को ऑनर कर रहा है। तो मैंने संस्कृत में जो है शपथ ली और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब आपकी स्पीच की तरफ आते हैं। जब आपने पहली स्पीच दी संसद में, वो पल मुझे आप बताइए और आगे किन किन मुद्दों पर मैं हमारे जो सारे देशवासी या फिर आपके जो क्षेत्र के लोग हैं सुनीता दुग्गल को बोलते हुए देख पाएंगे?
जी देखिए, ऐसा है कि जिस सिरसा क्षेत्र को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, उसमें 3 ज़िले जो है मुख्यतः आते हैं। एक सिरसा ज़िला, एक फ़तेहाबाद ज़िला और एक जींद ज़िले का नरवाना। तो इन क्षेत्रों की जो भी समस्याएं हैं उसको मुख्य रूप से जो है वो संसद के अंदर उठाना, ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को मैं बड़ी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी और मैंने शुरू कर दिया निभाना। क्योंकि जैसे चाहे 0R की बात करें तो उसमें मैंने जो है वो बात उठाई हमारे वहाँ पर सिरसा के रेल के लिए, और हमारे फतेहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हुए भी यहाँ वहाँ तक आज तक रेलवे लाइन नहीं पहुँची है। तो मैंने जो है माननीय गडकरी जी जो हैं उनसे मैंने बातचीत की, तो उन्होंने भी मुझे विश्वास दिलाया कि आप लिखित में सब कुछ जो है वो लेकर हमारे ऑफिस में आइए, हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठ के 1 to 1 आपकी बातचीत करवा कर उसके अंदर क्या पॉसिबल हो सकता है वो हम करवाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ मैं बड़े दुख के साथ कहती हूँ कि हमारे एरिया में वहाँ पर बच्चों में ना ड्रग्स का बहुत चलन है प्रांजलि। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि कुछ ना कुछ हम इस तरह से वहाँ पर करें कि जैसे पानी की समस्या है वहाँ पर, तो एक मेरी तमन्ना है, ये मेरी बहुत इच्छा है मेरी, और अभी मेरे पास समय भी है कि वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी टेक्सटाइल मिल लाई जाए वहाँ पर। और उसके लिए मैं हमारी मंत्री हैं माननीय स्मृति ईरानी जी, उनसे भी इसके बारे में बातचीत करना चाहूँगी कि टेक्सटाइल मिल वहाँ पर लाई जाए। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर हम अगर कॉटन की क्रॉप जो है वो अगर हम वहाँ पर ज़्यादा उगाते हैं तो वो पानी भी कम इस्तेमाल होता है उसमें। इसके साथ साथ क्या होगा कि वहाँ पर लोग जो है ना वो चावल की फसल ज़्यादा उगाते हैं, तो चावल की बजाय वो लोग अगर कॉटन पे अगर स्विच ओवर कर जाएंगे तो नंबर 1 तो पानी जो है वो कम इस्तेमाल होगा। पानी की समस्या आप देख रहे हो कि कैसा विकराल रूप ले रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में पानी की समस्या को बहुत मुखर होकर उन्होंने इस चीज़ को उजागर किया। और इसके अलावा क्या होगा कि कॉटन वहीं के वहीं इस्तेमाल हो जाएगी, और इसके अलावा क्या होगा कि वहाँ पर लोगों को टेक्सटाइल मिल लगेगी तो कोई रोज़गार मिलेगा वहाँ पर हमारे युवाओं को। और जो बच्चे जो है वो ड्रग्स में जा रहे हैं उन बच्चों को भी एक ऐसा नज़र आएगा कि हम भी क्यों ना जो है वो हमको भी रोज़गार के साधन यहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं। तो या तो वो जो है वो कॉटन उगाने में, कृषि में अपना योगदान देंगे, या कहीं ना कहीं उनको कोई रोज़गार जो है टेक्सटाइल मिल के थ्रू मिल सकता है। तो मेरी ये इस तरह की मेरी बहुत सी सोच हैं कि किस तरह से मुझे अपने एरिया को, अपने इलाके को जो है वो आगे बढ़ाना है। बहुत पिछड़ चुका है हमारा सिरसा, अगर प्रांजलि में बात करूं वहाँ पर पहली बार 70 सालों में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिला है। तो मैं चाहती हूँ कि कमल का फूल वहाँ पर खिला ही रहे। ये हरियाणा से इकलौती सांसद है और इतना अच्छा बोलती हैं आप सुनीता जी कि सुनने की और इच्छा होती है। तो जब आपने पहली बार जब संसद में खड़े होकर जब सुनाया, जब आपने स्पीच दी, तो वो भी पल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि क्या वो पहला एहसास कैसा होता है जब एक नया सांसद पहली बार जब खड़े होकर के बोलता है। देखिए, ऐसा है कि ये महसूस होता है कि ये वही जगह है कि जब आज़ादी के बाद पहली बार हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो हैं वो वहाँ से उन्होंने उद्घोष किया कि अब हमारा देश जो है वो आज़ाद है, और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हीं जो है कुर्सियों पर बैठे, और वहीं पर ही जो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और वहीं उसी जगह को आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सुशोभित कर रहे हैं। इंदिरा जी वहीं पर बैठी, और हमारे जितने भी कितने वरिष्ठ नेता जो हैं वो इसी संसद को जो है उन्होंने सुशोभित किया। और हमारा इतना परम सौभाग्य कि उसी संसद में आज हम हैं। तो मैं आपको बता नहीं सकती प्रांजलि जी कितनी खुशी आपको मिलती है। आप बहुत हर उस परमात्मा से लेके हर उस इंसान का आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिसका आपको यहाँ तक पहुँचाने में योगदान है। आपके चुनाव, आपकी जो भी चुनावी यात्रा रही और उससे आपके संसद के सफ़र तक आपने वो पल भी देखा, क्योंकि उस वक्त गर्मी बहुत थी, तो अभी भी गर्मी गई नहीं है। चुनावी यात्रा के दौरान बहुत कुछ आपने भी झेला। कोई ऐसा पल हुआ सुनीता जी कि जब रिजल्ट आ गया, जब आपको बताया गया कि आप जीत चुकी हैं, आप एक पल बहुत भावुक हो गई हो, ऐसा कोई पल आया? देखिए, ऐसा है कि एक विश्वास होता है। जिस तरह से हमारी जो ये उस समय चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया चल रही थी, उस समय जो लोगों का जो भावना थी उसको देख के एक ये इंट्यूशन था कि हम जीत रहे हैं। क्योंकि जहाँ भी जाते थे हम बात करते थे, लोग वहाँ पे, मैंने आपको बताया कि इससे पहले कभी कमल का फूल नहीं खिला था, तो लोगों के मन में ये भाव था कि जी हम अगर वोट डालेंगे तो ये वोट मोदी जी को जाएगा। हमने कहा जी बिल्कुल
मोदी जी को जाएगा। तो कहते जी ये इसमें कमल का फूल का बटन दबाने से वो प्रधानमंत्री बनेंगे। हमने कहा कि जी बिल्कुल बनेंगे। तो लोगों की भावनाएं अंदर से इतनी ज़बरदस्त थी कि हमें एक जिसको बोलते हैं कि हमें एक इंट्यूशन हो गया था कि जो है जीत मिलने वाली है, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से मिलेगी इस चीज़ का अंदेशा नहीं था। और बड़ी खुशी हुई इस बात की कि 3,09,985 वोटों से हम वहाँ से जीते। तो वो पल कहीं ना कहीं तो आपको लगा होगा ना कि आज मेरी मेहनत सफल हो गई। हाँ, नहीं, नेचुरली देखिए, अगर आप मेहनत करते हैं और मेहनत का फल अगर अच्छा मिलता है तो खुशी तो मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत खुशी मिलती है कि जो इतनी मेहनत की थी और सबने मेहनत की थी। एक्चुअली ये एक टीम वर्क होता है, इसमें कभी कोई एक अकेला इंसान मेहनत करने से कुछ नहीं होता। जो संगठन है वो आपके साथ लगा। हमारे आप देखिए, हमारी अगर मैं बात करूं अपने संगठन की, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, तो पन्ना प्रमुख तक वहाँ पर जो है हमारे, तो वो लोगों ने जो एक्टिवली पार्टिसिपेशन उसमें किया, तो मैं बहुत हर उस कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिसका इतना ज़बरदस्त योगदान जो है इस इतनी बड़ी जीत में रहा। सुनीता जी, पिछली लोकसभा की तुलना में इस बार लोकसभा में बहुत सारी महिलाओं की संख्या हमें देखने को मिल रही है और इसकी चर्चा हर तरफ है। इसलिए भी हम आप लोगों से बात कर रहे हैं कि ये अनुभव क्या कहता है, आप कैसे महिलाओं को राजनीति में देख रही हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं फिर से यही बात कहूँगी कि ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि महिलाओं को सम्मान जो है, मुझे लगता है कि जितना इस पार्टी में मिला है शायद ही कभी किसी पार्टी में मिला हो। क्योंकि आज अगर हम देखें कि हमारी जो पहली जिसको बोलते हैं कि स्वतंत्र भारत जिनके पास है वित्त मंत्रालय, महिला हैं हमारी निर्मला सीतारमण जी, और जिस तरह से वो संभाल रही हैं, तो अगर महिलाओं पर विश्वास व्यक्त किया जाए तो वो अपनी काबिलियत को ज़रूर जो है साबित करके दिखाती हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना लगा लें। आज कोई भी फील्ड ऐसा अछूता नहीं है कि जहाँ पर हम ये बात करें कि महिलाएं नहीं हैं। आप अंतरिक्ष से लेकर और नेवी में भी आप देखें तो कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, किसी भी फील्ड में हम ये नहीं मान सकते कि इसमें जो है ये पुरुष प्रधान जो है वो फील्ड है और यहाँ पर महिलाएं काम नहीं कर सकती। तो हर फील्ड में महिलाएं हमारी काम कर रही हैं और इसका बहुत ज़्यादा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। आप देखिए कि उन्हीं के इनिशिएटिव से आज जो है पूरे हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो संसद भवन में 78 और उसमें भी 48 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। और सारी नई महिलाएं बिल्कुल हाँ, नए बिल्कुल विचारों के साथ में नए आइडियाज हमें सुनने को मिल रहे हैं। और आप देखिए कि इतना प्रेफरेंस जो है वो उनको मिल रहा है, चाहे हम स्पीकर महोदय की बात करें तो इतना वो सबको प्रेफरेंस देते हैं कि आप बोलिए। आप देखिए कि पहले जो सांसद चुन के आते थे तो पूरे 5 साल में कोई मुश्किल से बामुश्किल कोई 1, 2, 3 बार से ज़्यादा नहीं बोलता था। और हम इतने खुश नसीब हैं कि 3-4 बार तो अभी तक महीना भी नहीं हुआ फर्स्ट सेशन में और 3-4 बार तो हम बोल चुके हैं और अभी भी बहुत स्कोप है आगे। आप क्या करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के बारे में, क्या आप जो है कोई प्राइवेट मेंबर बिल अगर कोई आप लाना चाहते हैं, क्वेश्चन आर में कोई क्वेश्चन लेकर आना चाहते हैं, 377 में आप कुछ ले करना चाहते हैं, तो सभी स्कोप है आपके पास। ज़बरदस्त स्कोप है कि आप कितना काम करना चाहते हैं, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम की कोई कमी नहीं है। और अगर आप मेहनत से काम करें तो बहुत अच्छा काम आप संसद में। एक महिला होने के नाते जब आप किसी महिला को सुनती हैं और जब आप सांसद नहीं थी सुनीता जी, और बैठ करके जब सामने जब आप सुनती हैं तो कैसे विचार आते हैं? बड़ी आवाज़ आजकल बड़ी बुलंद होती है और बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ हमें आजकल सुनने को देखने को मिल रहे हैं। क्या महसूस कर रही हैं? देखिए, ऐसा है कि जो पहले हमारी महिलाएं जो है राजनीति में रही, चाहे मैं बात करूं हमारी जो है सुषमा स्वराज जी की बात करूं और हमारी जो स्पीकर महोदया थी पहले सुमित्रा महाजन जी की बात करूं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत ही वरिष्ठ नेता राजमाता जो थी सिंधिया जी, उनकी मैं बात करूं तो वो सब हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं कि इन लोगों ने जो है जिस तरह से राजनीति में इन लोगों ने अपनी यात्रा को जो है वो किया, तो वो हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो मुझे लगता है, और अब अगर मैं बात करूं, आप देखिए निर्मला जी की बात करूं, स्मृति ईरानी जी की बात करूं मैं, आप देखिए स्मृति ईरानी जी कितनी ज़बरदस्त उनकी कमांड है। आप लैंग्वेजेस देखिए, मुझे नहीं लगता कि शायद हमारे हिंदुस्तान की बहुत सी जो लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं, उन पर उनकी कमांड है बड़ी ज़बरदस्त। तो जो है ये बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा जो है इनसे हमें मिलती है और हमें भी लगता है कि सीखते रहना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले सीखना चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब भी आपको कुछ भी सीखने को मिले सीखना चाहिए। सुनीता जी, व्यक्तिगत तौर पे क्या वक्त मिल पाता है परिवार के पास
साथ बांटने का, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम ही हमारा व्यक्तिगत है, थोड़ा पर्सनल आपके अनुभव ले रही हूँ, तो बस समझना चाह रही हूँ कि आप एक सांसद के अलावा आप एक माँ भी हैं, हाँ, आप एक बिल्कुल, पत्नी भी हैं और आप एक बहू भी हैं। तो इन रोल्स, जो आपके रोल हैं, इन भूमिकाओं को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, ऐसा है कि वैसे तो हम कोशिश करते हैं टाइम मैनेजमेंट की इस तरह से मैनेज कर पाएँ, लेकिन अभी ये सेशन तो इतना टाइट है कि इसमें तो सिवाय एक सांसद के और कोई रोल जो है अभी फ़िलहाल काम नहीं आ रहा है। सब रोल जो है वो बैक फुट पे चले गए हैं और अभी सिर्फ एक सांसद का रोल जो है वही सबसे अहम है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो परिवार है वो भी बहुत कोऑपरेट करता है इसमें। बच्चे जो वो कहते हैं कि मम्मी आप चिंता मत करें, हमारी तरफ से हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। पति हैं वो भी, उनका भी बड़ा सपोर्ट रहता है, पेरेंट्स जो हैं और हमारे इन लॉज की तरफ से भी सबका बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट है। तो ये मैं कहूँगी कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ इस मामले में कि चारों तरफ से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो तभी आप ईमानदारी से अपना काम कर पाते हैं। नहीं तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि एक महिला होने के नाते बहुत सी एक्सपेक्टेशंस परिवार को आपसे होती हैं और वो भी करनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि नहीं तो फिर आप खुद जो है वो गिल्टी कॉन्शियस महसूस करते हो कि आप जो है वो अपना वो जो रोल है आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो। लेकिन उनकी तरफ से बहुत कोऑपरेशन है और टाइम मैनेजमेंट है, सब टाइम को मैनेज करके सबको साथ लेकर चलना हो। जब आप बहुत फ्री रहती हैं, कौन सी ऐसी डिश है जो बच्चों के लिए बनाती हैं और उनको बहुत पसंद है अपनी माँ के हाथ का वो खाना? देखिए, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा किचन में नहीं जा पाती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों का बहुत कई बार दिल करता है, हस्बैंड भी और बच्चे, तो आलू के पराठे मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ और जी और इसके अलावा आलू के पराठे के लिए तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो है ये हमारे संगठन की तरफ से एक कार्यक्रम था कि हमें गांव में जाके वहाँ पर हमें प्रवास करना है और वहाँ पर गांव वालों के साथ जो है खाना खाना है। तो मैंने क्या किया था कि वहाँ पर गांव वालों के साथ खाना खाने के साथ साथ खाना पकाया भी था। आलू मटर की सब्जी और जो है चपाती उन लोगों ने बनाई, लेकिन आलू मटर की सब्जी मैंने बनाई और फिर उस सब्जी को और उस खाना को हम सब लोगों ने मिलके बैठ के वहाँ पर खाया। और सुबह फिर मैं एक और घर में गई तो वहाँ पर आलू के पराठे मैंने बनाए, सब कुछ उन्होंने तैयार कर दिया था और वो मैंने बनाए और फिर उसके बाद हम सब ने बैठ के वो पराठे खाए। तो आलू के पराठे मैं अच्छे बनाती हूँ, वेजिटेबल पुलाव बहुत अच्छा बनाती हूँ और सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी क्यों ना हो, वो मैं जो है वो उसके अंदर जब प्रभु का नाम लेके मसाला वगैरह डालती हूँ तो वो बड़ा अच्छा टेस्ट उसमें आता है मुझे, मतलब ये बच्चे कहते हैं। कभी मैं भी ट्राई करूँगी मैम, अगर आपकी परमिशन हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी व्यक्तिगत तौर पे शौक क्या क्या है जिसके लिए आप ज़रूर टाइम निकालती हैं, चाहे आप कभी भी निकालें? देखिए, ऐसा है कि ना मेरा अध्यात्म में मेरा बहुत शौक है, बहुत इंटरेस्ट है प्रांजलि, और उसके लिए मुझे समय निकालने की जो है ना वो समय तो नहीं निकल पाता, लेकिन जैसे मैं गाड़ी में होती हूँ तो मेरे उसमें जो है उस टाइम चैंट्स जो है, मंत्र जो हैं वो चलते रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कि उसके साथ साथ ही मेडिटेशन करना, क्योंकि आपको वैसे अलग से तो मैं नहीं निकल पाता, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं स्पिरिचुअल उसमें लाइफ मेरी जो है बहुत ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ी हुई है, तो वो मेरा सबसे बेस्ट टाइम पास है। तो वो मैं जब भी कहीं थोड़ा सा भी मुझे समय मिलता है तो जैसे गाड़ी में ही, वैसे तो नहीं मिल पाता, तो गाड़ी में ही मैं वो सब मंत्र लगा के, और मुझे मंत्र जाप करना, मंत्र बोलना और हवन करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शायद सुनीता जी इसलिए कहते हैं कि जो पॉजिटिविटी है ना वो लोगों के चेहरे पे झलकती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और एक काफ़ी सकारात्मक एक कहते हैं ना कि वो सारी भूमिकाएं जो आपने बताई, आप पार्लियामेंट में आपका आना, परिवार को मैनेज करना, नई सांसद बहू भी हैं, माँ भी हैं और एक पत्नी भी हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको और पूरे जो देश के जो लोग हैं, जो आपके हरियाणा के लोग हैं, आगे आपको काफ़ी मुखर तौर पे संसद में ज़रूर सुने। देखते हैं, होप सो, उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लोकसभा। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रांजलि, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हौसलों की उड़ान में हम अगली बार किसी और महिला सांसद के साथ में होंगे, हम जानेंगे उनके अनुभव। तब तक के लिए आप सब देखते रहें लोकसभा टीवी।